क्या येस बैंक एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? क्या येस बैंक एक टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकता है? पिछले 2 क्वार्टर से येस बैंक लगातार प्रॉफिटेबल है, तो क्या हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या यहाँ पे हमें कोई पोजीशन लेनी चाहिए? दोस्तों, इस तरह के काफ़ी सारे सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे जो कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं येस बैंक के अंदर, उसके ऊपर आधारित होगा। और दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि इस समय हमें जो टेक्निकल सेटअप के ऊपर और फंडामेंटल सेटअप के ऊपर येस बैंक हमें क्या संकेत दे रहा है। दोस्तों, रिसेंटली येस बैंक ने अपने Q2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। आपने न्यूज़ में इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, तो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे येस बैंक ने लगभग 129 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट डिक्लेयर किया। दोस्तों, यहाँ पे Q1 के अंदर भी येस बैंक प्रॉफिटेबल था। मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर Q1 और Q2 दोनों रिजल्ट्स आपके सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप यहाँ पे बहुत आसानी से कंपेयर कर सके। तो दोस्तों, Q1 के अंदर भी 45 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद मैंने इसके बारे में चर्चा नहीं की क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक आधे क्वार्टर के अंदर तुक्का लग जाता है, या जिसको कह लीजिए इंग्लिश में कि फ्लूक होता है कि यहाँ पे जो है एक बाई चांस प्रॉफिटेबल होगी कोई कंपनी या कोई बैंक। लेकिन दोस्तों, अब पिछले 2 क्वार्टर से लगातार येस बैंक जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो वो एक तुक्का नहीं हो सकता, वो एक फ्लूक नहीं हो सकता। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि येस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी का क्या राज है। 2 क्वार्टर से लगातार सीक्वेंशियल बेसिस के ऊपर येस बैंक किस वजह से प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों, पहले हम कंपेयर कर लेते हैं Q2 का जो रिजल्ट है Q1 के मुकाबले। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ 45 करोड़ से 129 करोड़। इसके अलावा दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली 1147 करोड़ से 1360 करोड़। दोस्तों, यहाँ पे खास बात यह है कि आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3.4%। तो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरेस्ट इनकम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करती है इस पर्टिकुलर बैंक के फाइनेंशियल्स में। नॉन इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पे 13.9% हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। दोस्तों, एक मेरा फेवरेट क्राइटेरिया होता है EPS। अभी आपको मालूम है कि काफ़ी सारे कंपनीज के EPS जो है वो नेगेटिव हो गए, लेकिन अच्छी बात ये है कि येस बैंक का EPS जो है वो पॉजिटिव जोन में है। पिछले क्वार्टर ये 0.04 था, मतलब Q1 के अंदर। Q2 में ये 0.06 है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि EPS के अंदर हमें कोई भी दबाव देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, EPS जो है मैं हमेशा देखता हूँ, आपने मेरी सीक्रेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी देखा होगा कि मैं EPS पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि EPS नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी कंपनीज़ के EPS नेगेटिव जोन में है। तो अगर ये पॉजिटिव जोन में है तो ये एक अच्छा संकेत है, एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा दोस्तों, बैंक के लिए जो एक महत्वपूर्ण रेशो होती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रो कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। और कॉस्ट टू इनकम रेशो ये आप देख सकते हैं कि ये कम हो रही है, 54.6% से ये 49.3% हो गई है। तो बेसिकली दोस्तों, कॉस्ट टू इनकम रेशो क्या होती है कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बैंक जो है वो अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल कर रहा है। तो यही एक महत्वपूर्ण कारण है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी का कि बैंक अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है। देखिए, प्रॉफिटेबल आप किस तरीके से हो सकते हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज करके और कॉस्ट को कम करके। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है कि आपकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, आपकी कॉस्ट कम हो रही है। तो ये जो कॉस्ट टू इनकम रेशो है ये पिछले 5 क्वार्टर का लोएस्ट नंबर है। तो इसका मतलब बैंक ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने में ताकि वो प्रॉफिटेबल
बन सके। इसके अलावा दोस्तों आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशो देखेंगे वो 8.6% से इंक्रीज होकर 19.9% हो गई है। तो दोस्तों ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ये हमें बताती है कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, एफिशिएंसी जो है बैंक की ऑपरेशंस में, वो हमें देखने को मिल रही है। मतलब बैंक जो है उसके फाइनेंशियल्स जो है स्टेबलाइज हो रहे हैं और बैंक की जो एफिशिएंसी है, जो ऑपरेशंस की एफिशिएंसी है, वो इम्प्रूव हो रही है। तो ये भी दोस्तों एक अच्छा संकेत है। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे इतनी सारी अच्छी बातें हो रही हैं फाइनेंशियल्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही हैं, तो क्या कारण है कि पास्ट में येस बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, या इसके अंदर जो समस्याएं थी उनका क्या प्रमुख कारण था? तो दोस्तों इसके बारे में मैं पहले भी एक लाइव स्ट्रीमिंग में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बता देता हूं कि येस बैंक का जो पास्ट में फोकस था वो कॉर्पोरेट सेगमेंट पे था, जिसकी वजह से उनके एनपीएस जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। मैंने अभी रिसेंट एक लाइव स्ट्रीमिंग में आपको बताया था कि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो भी बैंक्स रिटेल सेगमेंट पे फोकस करेंगे आने वाले समय में, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जो बैंक्स जो हैं वो कॉर्पोरेट सेगमेंट पे फोकस करेंगे, उनके इतना अच्छा परफॉर्म करने की संभावना नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे येस बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमें साफ तौर पे दर्शा रही है कि येस बैंक जो है अब रिटेल सेगमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये हम कैसे जान सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है वो आप देख सकते हैं कि इसका जो येस बैंक का रिटेल डिपॉजिट है वो ग्रो कर रहा है पिछले 2 क्वार्टर से। जो Q2 है उसके अंदर भी ये 15.7% ग्रो किया और पिछले 6 महीने के मुकाबले 28.9% इसने ग्रोथ दिखाई। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख कासा अकाउंट्स खोले गए और जो आपका CD रेशो है वो 123% इम्प्रूव हुआ। अगर हम Q1 रिजल्ट्स की बात करें तो वहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कि इससे पिछले क्वार्टर में Q1 के अंदर भी जो डिपॉजिट्स हैं वो 11.4% ग्रो किए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 26.4% ग्रोथ हुई थी CA डिपॉजिट्स के अंदर। तो जो आपका रिटेल डिपॉजिट्स हैं वो पिछले 2 क्वार्टर से इंक्रीज कर रहे हैं। दोस्तों रिटेल डिपॉजिट के ग्रो होने का एक और मतलब भी होता है, वो ये कि जो हमारे रिटेल कस्टमर हैं वो बैंक के अंदर अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। मतलब बैड न्यूज़ आने के बावजूद भी वो अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं, उनका रिटेल डिपॉजिट जो है बेस वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे कस्टमर हैं, जो बैंक के कस्टमर हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है बैंक के प्रति कायम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो अगर वहाँ से पैसा निकालना शुरू कर लिया जाएगा, देखिए अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा, रिटेल कस्टमर या बैंक के पास कोई डिपॉजिट नहीं होंगे, तो बैंक काम कैसे करेगा? अगर यहाँ पे डिपॉजिट ग्रो करता है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो रिटेल कस्टमर है उसका कॉन्फिडेंस बैंक के प्रति कायम है, और ये दर्शाता है कि बैंक की जो ऑपरेशंस हैं वो स्टेबल हैं। मॉरेटोरियम पीरियड में आने के बावजूद बैंक का रिटेल डिपॉजिट बेस अगर ग्रो कर रहा है, रिटेल डिपॉजिट्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा दोस्तों रिटेल डिसबर्समेंट्स अगर आप देखेंगे कि बैंक जो है लोन जो दे रहा है उसके अंदर क्या पोजीशन है, मतलब भाई पैसा तो आ रहा है बैंक के पास, अगर बैंक आगे लोन ही नहीं दे पाता या बैंक आगे उस पैसे को डिसबर्स ही नहीं कर पाता तो वहाँ पे बैंक के लिए एक और दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप रिटेल डिसबर्समेंट्स देखें तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पिकअप देखने को मिला। जो Q1 में ये नंबर 424 करोड़ था, ये Q2 के अंदर 3764 करोड़ है, तो इसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली। इसका मतलब बैंक अपना डिपॉजिट बेस जो है उसको भी ग्रो कर रहा है, डिसबर्समेंट्स भी पिकअप हो रही हैं। तो बैंक का जो ऑपरेशन है वो हमें इस समय एक नॉर्मल दिखाई दे रहा है कि डिपॉजिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और डिसबर्समेंट्स भी इंक्रीज हो रही हैं। इसका मतलब बैंक जो है वो अपने रिटेल सेगमेंट पे भी फोकस कर रहा है। दोस्तों एक जो रेशो जिसके बारे में हम लगभग हर बैंकिंग वाले वीडियो में चर्चा करते हैं
वो है नेट एनपीएस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक का जो नेट एनपीए है वो डिक्रीज हो रहा है। Q1 में ये नंबर 4.96% था, Q2 में ये नंबर 4.71% है। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो भी इंप्रूव हो रही है 75.1% से 75.7%। दोस्तों इसके बारे में मैं अपने ट्विटर के ऊपर आपको अपडेट कर चुका हूं कि बैंक जो है आने वाले समय के लिए फ्यूचर रेडी जो पेंडेमिक है उसके शॉक को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है बेहतरीन तरीके से, वो है प्रोविजन कवरेज रेशो। मतलब बैंक एक अमाउंट जो है प्रोविजन करके रख लेता है कि उसे अगर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो पेंडेमिक है उसकी वजह से उनके एनपीएस पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो अमाउंट जो है एक प्रोविज़न करके रख लिया जाता है ताकि बैंक की नॉर्मल ऑपरेशंस के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। इसके अलावा दोस्तों ग्रॉस एनपीए जो हैं वो भी कम हो रहे हैं 17.3% से 16.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ये हमें तीनों रेशोज जो हैं दिखाती हैं कि बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। इसके अलावा दोस्तों बैंक की जो बुक वैल्यू है वो 14.7 है और इस समय बैंक जो है इससे नीचे ट्रेड कर रहा है। एज ए निवेशक अगर मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी या बैंक टर्न अराउंड हो सकता है या वो एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे बुक वैल्यू के नीचे अगर शेयर ट्रेड कर रहा हो तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है रिटेल निवेशकों के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में या बैंक में निवेश करने की। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ रीसेंट न्यूज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे बैंक के बारे में क्या न्यूज़ आ रही हैं, मीडिया जो है बैंक के बारे में क्या बता रहा है, क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों एक जो खबर आई थी कि येस बैंक ने जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी अवेल की थी आरबीआई से 50,000 करोड़ की, उसको उन्होंने फुली रीपेड कर दिया है। मतलब वो पूरा पैसा जो है उन्होंने आरबीआई का वापस कर दिया है। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ Q2 रिजल्ट के अंदर भी मेंशन किया गया है कि फुल रीपेमेंट ऑफ आरबीआई स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़। दोस्तों ये हमें क्या बताता है, ये खबर हमें ये बताती है कि यहाँ बैंक के पास लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं है। मतलब बैंक ने जो पैसा लिया, जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी अवेल करी, उसको पे कर दिया। इसका मतलब कोई लिक्विडिटी क्रंच नहीं है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि बैंक के सामने कोई भी लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों येस बैंक एक एफपीओ लेके आया था 15,000 करोड़ का। तो ये जो एफपीओ है ये सब्सक्राइब हो गया था और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो खास बात या जिसको कह लीजिए कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट था कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो एफपीओ था उसका प्राइस जो है 12 से 13 रुपए पर शेयर रखा गया था। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके हिसाब से बैंक की जो फेयर वैल्यूएशन है वो 12 रुपए के आसपास है और इस समय ये स्टॉक इसी वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो एसबीआई ने भी इन्वेस्टमेंट की थी इस बैंक के अंदर और कैपिटल इन्फ्यूज़ किया था, तो उसको भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह देख रहे हैं, क्योंकि एसबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। अगर वो किसी बैंक में निवेश करता है या वहाँ पे अपना पैसा लगाता है तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव संकेत होता है कि कोई बड़ा बैंक जो है इस बैंक को सपोर्ट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे रेटिंग्स की बात कर लेते हैं। मुझे मालूम है कि काफ़ी सारे निवेशक रेटिंग्स को नहीं देखते, लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। रिसेंटली जो क्राइसिल इंडिया रेटिंग्स ने येस बैंक के बॉन्ड्स की रेटिंग्स को अपग्रेड किया, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ये जो अपग्रेड है शॉर्ट टर्म के अंदर, जो शॉर्ट टर्म रेटिंग है वो बेसिकली इम्प्रूवमेंट इन द फंडिंग एंड लिक्विडिटी प्रोफाइल ऑफ द बैंक विद ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डिपॉजिट बेस एज वेल एज साइजेबल कैपिटल रेज्ड रिसेंटली। तो जिन बातों की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिकली उन्हीं बातों को यहाँ पे बताया गया कि इम्प्रूवमेंट हुई है फंडिंग के अंदर, आप लिक्विडिटी प्रोफाइल के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुई है, डिपॉजिट बेस हमारा जो है इंक्रीज हुआ है और कैपिटल जो है वो रेज की गई है। तो इन सभी बातों को पॉजिटिव माना गया है इन रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। तो इसी वजह से येस बैंक की रेटिंग को अपग्रेड
किया गया। अब दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं, जो कि हमारे चैनल का एक यूएसपी है। तो ब्रीफली अगर यहाँ पे देखा जाए वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर, आप देखेंगे कि येस बैंक जो है ये 12 और 15 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ महीने से। तो दोस्तों वॉल्यूम प्रोफाइल हमें साफ तौर पे सजेस्ट करता है कि 15 रुपए जो है इस बैंक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 12 रुपए इस बैंक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो रही है, जो कि वॉल्यूम प्रोफाइल अगर आप देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 15 रुपए के आसपास जो है इसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और 12 रुपए के आसपास इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली भी आपने देखा कि जब ये स्टॉक का प्राइस 12 रुपए के नज़दीक आ गया तो वहाँ पे इसके अंदर एक अपमूव देखने को मिला और 15 रुपए के आसपास आते ही इसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक साफ तौर पे संकेत मिल रहा है कि डाउन साइड जो है वो यहाँ पे लिमिटेड दिखाई दे रही है, क्योंकि 12 रुपए के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं उनके हिसाब से 12 रुपए एक फेयर वैल्यूएशन है बैंक का, लेकिन 15 रुपए पे हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो यदि इस स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग जो है मूव दिखाना है तो उसको ये 15 रुपए का जो रेजिस्टेंस है इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा और एक जिसको कह लीजिए कि एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि पिछले 6 महीने के अंदर इसकी जो डिलीवरी परसेंटेज है, जो एक समय 20% के आसपास हुआ करती थी, अब वो जो है 40% के आसपास है। तो नॉर्मली दोस्तों होता क्या है कि डिलीवरी परसेंटेज हमें दिखाता है कि जो इस स्टॉक के अंदर निवेश कर रहा है उसका क्या व्यू है, मतलब वो एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है या इस स्टॉक के अंदर कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी चल रही है। तो जो डिलीवरी परसेंटेज है उसका एक लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर इम्प्रूव होना ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है। दूसरा दोस्तों जो एक पॉइंट मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 12 रुपए के आसपास यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है, तो वहाँ पे आप डिलीवरी परसेंटेज भी देख सकते हैं कि जैसे ये स्टॉक 12 रुपए के आसपास आता है वहाँ पे डिलीवरी बेस बाइंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो डिलीवरी परसेंटेज का डेटा हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो है संकेत देता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये स्टॉक है अपने 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी नज़दीक ट्रेड कर रहा है, उसको बार बार टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय 20 पीरियड का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 13.11 है और ये स्टॉक 12.85 के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये जो EMA के लेवल्स होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आप पास्ट में भी देख सकते हैं कि 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके लिए एक रेजिस्टेंस साबित होता है और जो हमारा 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 14 रुपये 25 पैसे के आसपास है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 15 रुपये के नज़दीक इस स्टॉक को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो ये लेवल्स जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर हम इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक का निफ्टी के साथ कोई भी कोरिलेशन नहीं है। इस समय जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है वो 0.39 है। तो काफ़ी जो निवेशक होते हैं उनके मन में एक डर होता है कि कहीं इस समय इंडेक्स जो है वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है, क्या यहाँ पे करेक्शन हो सकती है। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा डर है तो बेसिकली यहाँ पे हम ऐसे स्टॉक्स को देख सकते हैं जिनका कोई भी कोरिलेशन ना हो इंडेक्स के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो के द्वारा आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाय सेल या होल्ड की कोई पोजीशन बनाएं। मैं केवल जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई या जो रिसेंटली इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया Q2 का या Q1 का रिज़ल्ट हम देखें जहाँ पे ये बैंक प्रॉफिटेबल हुआ था, उनको मैंने डेटा पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी ताकि आप अपना डिसीजन, आप अपना निर्णय खुद ले सकें। दोस्तों स्टॉक मार्केट इरेशनली काम करती है, ये हमें मालूम होना चाहिए और कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी बीटन डाउन स्टॉक के अंदर केवल लंबी अवधि के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पाथ टू रिकवरी होता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। तो अगर हमें लगता है कि कोई स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है, तो वहाँ पे हमारा हॉराइजन लंबी अवधि का होना चाहिए। लंबी अवधि का मतलब जो मेरी डेफिनेशन है वो लगभग 3 से 5 साल का होना चाहिए। तो अगर आप
किसी भी स्टॉक में आपको लगता है कि ये मल्टीबैगर बन सकता है, टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है, और मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसा ज़रूर होगा, जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करके 3 से 5 साल तक उस पर्टिकुलर स्टॉक में भूल जाऊंगा और उसको मैं 3 से 5 साल बाद ही देखूंगा कि वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ। शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में। जो एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो न्यूज़ होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उसका इम्पैक्ट इंडेक्स पे भी पड़ता है, लगभग सभी स्टॉक्स पे पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि येस बैंक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, आप कॉन्फिडेंट हैं, डेटा पॉइंट्स के ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो डेटा पॉइंट्स हमें संकेत दे रहे हैं येस बैंक ज़रूर एक टर्न अराउंड स्टोरी बनेगा, तो वहाँ पे आपका होराइजन जो है लंबी अवधि का होना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से कोई भी सजेशन नहीं है। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। इसका एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं और आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।